की दुनिया को देखें तो हाँ कमाल की है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो ये मोबाइल फोन, इतनी तेज रफ्तार गाड़ियां, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, ये सब आधुनिक भौतिकी की देन है। सही बात है। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखिए, पर्यावरण बिगड़ रहा है, समाज में एक अजीब सी बेचैनी है, एक चिंता सी है। ये भी तो आज की सच्चाई है। तो ये दोनों बातें एक साथ थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये सवाल उठता है कि विज्ञान, खासकर भौतिकी का हमारी दुनिया पर जो असर है, क्या वो सिर्फ अच्छा ही रहा है या कहानी में कुछ और परतें भी हैं? तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। ठीक है। हम देखेंगे कि ये जो आधुनिक भौतिकी है, इसकी बुनियाद क्या है, शायद इसकी कुछ सीमाएं भी हो, और फिर प्राचीन भारतीय सोच जैसे वेदों से निकले विचार, वो इस बारे में क्या कहते हैं। हाँ, खासकर जब हम ब्रह्मांड, चेतना और जिंदगी के मकसद जैसी बातों पर आते हैं। तो मकसद यही है कि हम समझे कि भौतिकी ने हमारी दुनिया को कैसे गढ़ा है। हाँ। अच्छा और बुरा दोनों तरह से। और क्या कोई और नजरिया, कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण भी है जो हमें हकीकत की शायद ज्यादा पूरी तस्वीर दे सके? ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, भौतिकी की कामयाबी तो साफ है, टेक्नोलॉजी में तो दिखती ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। पर हमारे स्रोत ये सवाल उठाते हैं कि भाई अगर भौतिकी इस तरक्की का सेहरा पहनती है, तो क्या ये जो समस्याएं हैं, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सेहत से जुड़ी दिक्कतें, क्या इनकी कुछ जिम्मेदारी भी उस पर आती है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। और जो दस्तावेज हमें मिले हैं वो इशारा करते हैं कि बात शायद सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की नहीं है। अच्छा। हाँ, हो सकता है प्रॉब्लम विज्ञान को हम आज कैसे समझते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका दायरा क्या है, उसमें भी हो। मतलब जैसे हम आमतौर पर विज्ञान को समझते हैं कि चीजों को देखो, परखो, प्रयोग करो, फिर गणित के फॉर्मूले बनाओ। हाँ, अवलोकन, प्रयोग, गणितीय मॉडलिंग, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं, है ना? ये हमारी मशीनों पर, हमारे औजारों पर निर्भर करता है। बिल्कुल, तकनीक पर निर्भरता तो है ही। और अक्सर इसमें नैतिकता या जो नतीजे निकलेंगे उन पर उतना जोर नहीं होता। ज्ञान पाना अपने आप में एक लक्ष्य बन जाता है, चाहे उसका असर ठीक न भी हो। और यहीं पर देखिए, वैदिक नजरिया एक अलग तस्वीर दिखाता है। कैसे? वहाँ विज्ञान सिर्फ ज्ञान मतलब पढ़ना, सोचना, और कर्म मतलब प्रयोग करना, देखना, इनका जोड़ भर नहीं है। अच्छा। उसमें एक तीसरा हिस्सा भी है, उपासना। उपासना पूजा पाठ वाली? नहीं, सिर्फ वो नहीं। उपासना का यहाँ मतलब है ध्यान लगाना, अपनी अंदरूनी समझ को जगाना, तर्क के साथ चीजों को गहराई से महसूस करना। और सबसे अहम बात, एक मकसद होना चाहिए, सर्वोपकार। सर्वोपकार यानी सबका भला। हाँ, ज्ञान का इस्तेमाल सबके हित में हो, ये नहीं कि बस ज्ञान के लिए ज्ञान। ये तो बिल्कुल अलग परिभाषा हुई। अच्छा, विज्ञान की परिभाषा की ये बात हमें एक और बड़े सवाल पर लाती है, जो स्रोतों में है, मूलभूत कणों का। हाँ, ये भी एक दिलचस्प मुद्दा है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, ये सबसे बुनियादी कण है। पर सवाल ये है कि अगर ये सच में बुनियादी हैं, मतलब इनके अंदर और कुछ नहीं है? हाँ, कोई आंतरिक संरचना नहीं। तो फिर इनके गुण अलग अलग क्यों हैं? किसी का वजन अलग, किसी का चार्ज अलग, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये एक पहेली तो है मॉडर्न फिजिक्स के लिए। अब वैदिक दृष्टिकोण से देखें तो स्रोत ये संभावना जताते हैं कि शायद जिन्हें हम आज बुनियादी कह रहे हैं, वो हमारी मौजूदा तकनीक की सीमा हो। मतलब हो सकता है ये कण खुद भी बहुत जटिल संरचनाएं हों, शायद वो किसी और भी गहरे तत्व से बने हों, जिसे प्रकृति कहा गया है। प्रकृति? हाँ, या शायद खास तरह के कंपनों से, वाइब्रेशंस से। क्योंकि अगर कोई चीज परम बुनियादी होगी तो उसमें तो कोई गुण नहीं होना चाहिए, वो एकदम अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड होनी चाहिए। ये दिलचस्प है, प्रकृति वाली बात। स्रोतों में इसे परम भौतिक कारण बताया गया है, लेकिन वो जड़ है, खुद से हिलती डुलती नहीं। सही। गति की शुरुआत चेतना से होती है, जिसे ईश्वर कहा गया है। ये तो आज के कई भौतिकी के विचारों से अलग है, जहाँ गति को हमेशा से मौजूद मान लिया जाता है कई बार। हाँ, ये एक फर्क है। और यहीं पर वो ध्वनि या कंपन वाला विचार वो बहुत अहम हो जाता है। ओम वाली बात? हाँ, प्राचीन विचार ये है कि सृष्टि की शुरुआत एक बहुत ही सूक्ष्म पहली ध्वनि ओम से हुई। ये वो पहला कंपन था जो चेतना ने परम तत्व, जिसे आकाश या प्रकृति कह सकते हैं, उसमें पैदा किया। अच्छा। और इसी पहले कंपन से बाकी सारे कंपन बने, और फिर ऊर्जा और पदार्थ। तो ये जो कणों के अलग अलग गुण हैं, हो सकता है ये उनके अंदर के खास विशिष्ट कंपनों की वजह से हों। तो इसका मतलब अगर आज का विज्ञान ज्यादातर सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा यानी प्रकृति पर ही ध्यान दे रहा है और चेतना वाले पहलू को
नजरअंदाज कर रहा है, तो क्या वो एक अधूरी तस्वीर देख रहा है? वैदिक दर्शन के हिसाब से तो हाँ बिल्कुल, वो 3 हमेशा रहने वाली सच्चाइयों की बात करता है। ईश्वर यानी परम चेतना जो निमित्त कारण है, बनाने वाला। जीव यानी आत्मा जो अनुभव करता है, भोक्ता। और प्रकृति यानी जड़ पदार्थ जिससे चीजें बनती हैं, उपादान कारण। इसे ऐसे समझें जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है। बिल्कुल। और कुम्हार निमित्त कारण। एकदम सही। तो स्रोत कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान मिट्टी पर तो खूब रिसर्च कर रहा है, पर कुम्हार वाले पहलू को अक्सर छोड़ देता है या उसकी जरूरत नहीं समझता। और क्या इसी अधूरेपन की वजह से, चेतना और जीवन के मकसद को नकारने की वजह से वो सोच पैदा होती है कि इंसान ही ब्रह्मांड का मालिक है? हाँ, जिससे हम प्रकृति का बस शोषण करते हैं। जो सामग्री हमने देखी वो तो यही इशारा करती है कि शायद यही मानसिकता, यही अधूरापन, आज की जो बड़ी समस्याएं हैं, ये आपसी होड़, चीजों के पीछे भागना, पर्यावरण का विनाश, शायद इनकी जड़ में यही है। जब हम ब्रह्मांड को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं, उसे एक पवित्र घर नहीं मानते, तो फिर उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं, जैसे किराए के कमरे का हाल करते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, फिर इसका सीधा असर पड़ता है कि हम दुनिया में अपनी जगह कैसे देखते हैं, अपनी जिम्मेदारियां कैसे समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ जरूर। जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है कि अगर सच में, जैसा कि ये प्राचीन विचार बताते हैं, कि हकीकत की बुनियाद में कंपन और चेतना भी शामिल हैं, तो अपने अंदर की जागरूकता को, अपनी चेतना को जानबूझकर जगाने से हमारी वैज्ञानिक खोजों पर और दुनिया पर उनके असर में क्या फर्क आ सकता है? सोचने वाली बात।